नमस्कार आरएस एग्जाम प्रेप में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर चर्चा करेंगे, तो आप अंत तक जुड़े रहिए। अगर मैं कहूं कि 15 अगस्त 1947 को आज़ादी का जश्न मनाने के बाद, मतलब जब पूरे देश में मिठाइयां बंट रही थी, तिरंगा फहरा रहा था, उसके बाद भी तकनीकी रूप से हम पूरी तरह स्वतंत्र नहीं थे। हम्म, सुनने में बहुत अजीब लगता है ये। हाँ, बिल्कुल अजीब लगता है, लेकिन आज़ादी के लगभग 3 साल बाद तक भी ना, भारत का शासन कहीं ना कहीं ब्रिटिश क्राउन के दायरे में ही आता था। आज की इस गहन चर्चा में हमारे पास कुछ बहुत ही शानदार हस्तलिखित नोट्स हैं, और ये नोट्स भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी जो प्रियम्बल है, उसका इतना बारीकी से विश्लेषण करते हैं कि इसे डिकोड करने के बाद आपका नजरिया ही बदल जाएगा। बिल्कुल। और देखिए, ये चर्चा इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि हमारा मिशन ना वो प्रस्तावना के गिने चुने 75-80 शब्दों को बस रटना नहीं है। राइट। हमारा मिशन उस गहरी सोच, उस वैचारिक संघर्ष को समझना है जो 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान निर्माताओं ने तय किया था। मतलब अगर हम पूरे संविधान को एक 3 घंटे की कोई भारी भरकम फिल्म मान ले, तो प्रस्तावना उस फिल्म का ट्रेलर है। अरे वाह, ये ट्रेलर वाली एनालॉजी बहुत सही है। हाँ, मतलब एक ऐसा ट्रेलर जो पूरी फिल्म दिखाए बिना ही आपको उसकी आत्मा और उसके मुख्य किरदारों से मिलवा देता है। एग्जैक्टली। तो चलिए इस ट्रेलर के पहले ही सीन को प्ले करते हैं। नोट्स में जो चर्चा की शुरुआत होती है ना, वो प्रस्तावना की उसी प्रतिष्ठित पहली पंक्ति से होती है। हम भारत के लोग, यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया। बचपन से किताबों में पढ़ते आए हैं हम इसे, लेकिन अगर हम इसके दर्शन को समझें तो ये महज कुछ शब्द नहीं है ना। बिल्कुल नहीं। देखिए, हम भारत के लोग सिर्फ एक लाइन नहीं है। ये इस बात का एकदम स्पष्ट जवाब है कि भाई इस देश में सत्ता की चाबी आखिर किसके पास है। राइट, मतलब पावर का सोर्स क्या है। हाँ, इतिहास में सदियों तक क्या माना जाता था, यही कि संप्रभुता या जो सॉवरेनिटी है वो किसी राजा के पास होती है, जिसे वो ईश्वर से मिली है या फिर किसी विदेशी ताकत में होती है, जैसे ब्रिटिश संसद। बिल्कुल। लेकिन 1949 में ना, ये 4 शब्द उस पूरी पुरानी व्यवस्था को एक झटके में खत्म कर देते हैं। इसका मतलब है कि संप्रभुता सीधे तौर पर भारत की आम जनता में बसती है। चाहे वो हमारी संसद हो, सुप्रीम कोर्ट हो या राष्ट्रपति हो, ये सब अपनी ताकत किसी आसमानी शक्ति या ब्रिटिश राजशाही से नहीं लेते, बल्कि इसी जनता से लेते हैं। क्या बात है। और शायद इसी वजह से नोट्स में एक बहुत ही भारी शब्द पर जोर दिया गया है, आत्मार्पित। प्रस्तावना के अंत में जो तारीख दी गई है 26 नवंबर 1949, जिसे नोट्स में हिंदू कैलेंडर के हिसाब से भी लिखा गया है। हाँ, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। एग्जैक्टली। इसी दिन हमने इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। यहां मुझे ये आत्मार्पित शब्द थोड़ा सोचने पर मजबूर करता है। इसका मतलब है खुद को सौंपना। तो क्या हम ये कह रहे हैं कि हमने यह कानून खुद को ही गिफ्ट कर दिया है? इसे आप एक तरह की मनोवैज्ञानिक आजादी कह सकते हैं। देखिए, एक ऐसा देश जिस पर सदियों तक बाहर से कानून थोपे गए हों, कभी मुगलों के फरमान, कभी अंग्रेजों के एक्ट, हाँ बिल्कुल। उसके लिए ये कहना कि हम ये कानून बना रहे हैं और हम खुद ही इसे स्वीकार कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये इस बात का सबूत है कि भारतीय संविधान किसी बाहरी शक्ति का थोपावा नहीं है। मतलब ये हमने खुद बनाया है। जब हमने खुद को ही शक्तियां दे दी, तो इसका मतलब है कि हम पूरी तरह से अपने फैसले लेने के लिए आजाद हो गए। और यहीं से प्रस्तावना का पहला बड़ा मूल शब्द आता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, या जिसे सॉवरेन कहते हैं। बिल्कुल। और संप्रभुता का बहुत ही सीधा सा मतलब है देश के अंदर और देश के बाहर के निर्णय लेने की पूरी आजादी। मतलब एक संप्रभु राष्ट्र कोई भी कानून बनाने के लिए और किसी भी देश से युद्ध या शांति का समझौता करने के लिए पूरी तरह आजाद है। वो किसी अंतर्राष्ट्रीय सत्ता के अधीन नहीं होता। अच्छा, यहाँ मैं उस बात पर आना चाहता हूँ जो मैंने एकदम शुरुआत में बोली थी। नोट्स बताते हैं कि 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक भारत तकनीकी रूप से एक डोमिनियन स्टेट था। हाँ, ये बहुत कम लोग जानते हैं। वही तो। अगर हम 1947 में आजाद हो गए थे, तो ये डोमिनियन का टैग हमारे साथ 3 साल तक क्यों चिपका रहा? देखिए, 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत सत्ता तो दे दी थी, लेकिन रातों रात कोई नया संविधान तो प्रकट हो नहीं सकता था ना। हाँ, वो तो संविधान सभा लिखी रही थी उस वक्त। बीच के समय में देश कैसे चलता? तो उस दौरान देश का शासन 1935 के भारत सरकार अधिनियम से चला, और तकनीकी रूप से उस समय भी हमारे जो राष्ट्राध्यक्ष थे ना, वो किंग जॉर्ज 6 ही थे। अरे बाप रे, किंग जॉर्ज 6। हाँ, जिन्हें भारत का गवर्नर जनरल रिप्रेजेंट कर रहा था।
और सबसे क्रेजी बात बताऊं, उस दौरान हमारी सर्वोच्च कानूनी अपील सुनने वाली अदालत दिल्ली में नहीं थी। तो कहाँ थी? लंदन में बैठी ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल ही हमारी सर्वोच्च अदालत थी। मतलब आजादी के बाद भी कानूनी डोरियां पूरी तरह कटी नहीं थी? बिल्कुल नहीं। ये डोरियां पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को कटी, जब हमारा अपना संविधान लागू हुआ और हमने उस डोमिनियन वाले टैग को हमेशा के लिए उतार फेंका। तब जाकर भारत सही मायने में एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बना। अच्छा, नोट्स में दुनिया के कुछ और मजेदार उदाहरण भी हैं, जैसे पाकिस्तान 1956 तक एक डोमिनियन स्टेट बना रहा। हाँ, क्योंकि उन्हें अपना संविधान बनाने में और भी ज्यादा टाइम लगा। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे बहुत ही विकसित देश, वो आज भी डोमिनियन स्टेट हैं। सही कहा। वो पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, अपने कानून खुद बनाते हैं, लेकिन तकनीकी रूप से उनका सर्वोच्च राष्ट्राध्यक्ष आज भी ब्रिटिश सम्राट या सम्राज्ञी ही होते हैं। मतलब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पर भारत ने इस व्यवस्था को पूरी तरह से नकार दिया। अच्छा, यहाँ मेरे दिमाग में एक और सवाल आ रहा है। हाँ, बताइए। अगर हम इतने ही आजाद हैं, इतने ही सॉवरन हैं, तो आज के टाइम में हम यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र की बातें क्यों मानते हैं? या फिर हम पर्यावरण को लेकर पेरिस समझौते जैसी अंतर्राष्ट्रीय संधियां क्यों करते हैं, जो हमारे अपने उद्योगों पर नियम थोपती हैं? क्या ये संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं है? देखिए, ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है। पहली नजर में लोगों को ऐसा ही लगता है कि हम अपनी ताकत किसी और को दे रहे हैं। राइट। लेकिन राजनीति विज्ञान में इसका लॉजिक बिल्कुल उल्टा है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को मानना या यूएन का सदस्य बनना, यह हम पर किसी ने बंदूक की नोक पर नहीं थोपा है। मतलब कोई दबाव नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम अपनी मर्जी से अपने राष्ट्रीय हित को देखकर उन संधियों का हिस्सा बनते हैं। अगर कल को कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि भारत के फायदे में नहीं रहती है, तो भारत सरकार एक झटके में उससे बाहर आ सकती है। अच्छा, तो ये स्वेच्छा ही संप्रभुता का सबूत है? एग्जैक्टली। किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर अपनी शर्तों पर समझौता करना, ये साबित करता है कि हम दुनिया के सामने बराबरी से खड़े हैं। पॉइंट है। तो अब तक की कहानी ये है कि जनता के पास ताकत आ गई, अंग्रेजों से रिश्ता टूट गया और हम पूरी तरह संप्रभु बन गए। अब अगला बड़ा सवाल ये आता है कि इस स्वतंत्र देश की आर्थिक और सामाजिक दिशा क्या होगी? और यहाँ नोट्स प्रस्तावना के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण शब्द की तरफ बढ़ते हैं, समाजवादी, या जिसे सोशलिस्ट कहते हैं। हाँ, और समाजवाद एक ऐसा शब्द है जिसके दुनिया भर में अलग अलग मतलब निकाले गए हैं। राइट। 1940s और 50s के दशक में ना, जब आप समाजवाद बोलते थे तो लोगों के दिमाग में तुरंत कार्ल मार्क्स, लेनिन या माओ की तस्वीर आती थी। लोग इसे कम्युनिज्म से जोड़ते थे। हाँ, नोट्स में चीन की 1949 की क्रांति का उदाहरण भी है। वहां का समाजवाद तो बहुत हिंसक था। बिल्कुल। वहां निजी संपत्ति का पूरी तरह से विरोध किया गया, जमींदारों से जमीनें छीन ली गईं और सारे कारखानों पर सरकार का कब्जा हो गया। इसके अलावा वो धर्म को भी अफीम मानते थे। एकदम सही। वो मार्क्सवादी समाजवाद था जो पूरी तरह से हिंसक क्रांति पर टिका था। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने स्पष्ट किया कि भारत का समाजवाद इस साम्यवाद से बिल्कुल अलग है। तो हमारा मॉडल क्या है? भारत ने जो रास्ता चुना उसे लोकतांत्रिक समाजवाद या फेबियन समाजवाद कहा जाता है। तो ये फेबियन समाजवाद काम कैसे करता है? मतलब बिना किसी क्रांति के समानता कैसे लाएंगे? देखिए, ये एक बहुत ही शांतिपूर्ण बदलाव का तरीका है। हम हिंसक क्रांति में विश्वास नहीं करते। हम लोकतांत्रिक तरीके से संसद में कानून बनाकर बदलाव लाते हैं। अच्छा। और सबसे बड़ा अंतर ये है कि हम निजी संपत्ति के दुश्मन नहीं हैं। हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों साथ साथ चलते हैं। ओहो, जिसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। बिल्कुल। मतलब टाटा और बिरला जैसे उद्योगपति भी काम करेंगे और सरकार भी भेल या रेलवे जैसी संस्थाएं चलाएगी। मतलब सरकार का काम बस ये देखना है कि सारा फायदा कुछ गिने चुने लोगों की जेब में ना जाए, बल्कि संसाधनों का न्यायपूर्ण बंटवारा हो। एग्जैक्टली। सरकार अमीरों पर टैक्स लगाती है और उस पैसे से कमजोर वर्गों के लिए योजनाएं चलाती है। हमारा समाजवाद निजी संपत्ति छीनने का नहीं, बल्कि गरीबी और बीमारी खत्म करने का कल्याणकारी मॉडल है। बेहतरीन। चलिए, आर्थिक असमानता का हल तो समाजवाद ने दे दिया, लेकिन भारत जैसे देश में जहां इतनी ज्यादा धार्मिक विविधता है,
वहां सामाजिक सद्भाव कैसे बनेगा? और प्रस्तावना का अगला अहम शब्द इसी से जुड़ा है, पंथ निरपेक्ष यानी सेक्युलर। यहाँ नोट्स में अनुवाद को लेकर एक बहुत ही गहरा भाषाई पॉइंट उठाया गया है। हाँ, मैं कहूंगी कि ये इन नोट्स का सबसे शानदार हिस्सा है। देखिए, हम अक्सर अंग्रेजी के शब्द सेक्युलरिज्म का हिंदी अनुवाद धर्मनिरपेक्षता कर देते हैं। हाँ, आम बोलचाल में तो यही कहते हैं। लेकिन संविधान के हिंदी संस्करण में धर्मनिरपेक्ष की जगह पंथ निरपेक्ष शब्द इस्तेमाल हुआ है। ऐसा क्यों? इसके पीछे बहुत गहरा कारण है। संस्कृत में धर्म शब्द की उत्पत्ति ध्री धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है धारण करने योग्य या कर्तव्य। अच्छा, जैसे राजा का राजधर्म या शिक्षक का धर्म। मतलब धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, बल्कि अपनी ड्यूटी करना है। बिल्कुल। अब आप ही सोचिए, क्या कोई भी सरकार अपने कर्तव्यों से निरपेक्ष हो सकती है? नहीं, वो तो अपना राजधर्म निभाएगी ही। निरपेक्ष हो सकता है। इसीलिए सही शब्द पंथ निरपेक्षता है। यार, ये बहुत ही बारीक लेकिन जबरदस्त अंतर है। लेकिन अगर हम पश्चिमी देशों को देखें, जैसे फ्रांस या अमेरिका, तो वहां सेक्युलरिज्म का मॉडल भारत से काफी अलग लगता है। हाँ, वहाँ का मॉडल बिल्कुल अलग है। वहां तो राज्य और धर्म के बीच एक पक्की दीवार होती है ना? उसे हम नकारात्मक पंथ निरपेक्षता कहते हैं। पश्चिमी मॉडल में राज्य धर्म के मामलों में पूरी तरह न्यूट्रल या तटस्थ रहता है। राज्य का धर्म से कोई लेना देना नहीं होता। अगर आप सार्वजनिक जगह पर अपनी धार्मिक पहचान दिखाते हैं, तो फ्रांस जैसे देश में राज्य उस पर रोक भी लगा सकता है। लेकिन भारत में तो ऐसा नहीं है। अगर भारत सरकार धर्म के मामले में अपनी आंखें बंद कर लेगी, तो यहाँ तो सामाजिक ढांचा ही बिगड़ जाएगा। यही कारण है कि भारत ने सकारात्मक पंथ निरपेक्षता चुनी। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। राज्य की नजर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब समान है। मैं इसे ऐसे समझता हूँ, पश्चिमी मॉडल ऐसा है कि बारिश होने पर राज्य अपनी आंखें बंद कर लेता है कि भाई अपना छाता खुद देख लो। हाँ। लेकिन भारत का राज्य बारिश आने पर आंखें बंद नहीं करता, बल्कि वो सभी धर्मों को एक समान सुरक्षा का छाता देता है। क्या ये एनालॉजी सही है? ये एकदम परफेक्ट एनालॉजी है। राज्य सभी धर्मों को आगे बढ़ने का समान अवसर देता है। लेकिन एक सेकंड, अगर राज्य छाता दे रहा है, तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि सरकार धार्मिक मामलों में दखल दे रही है? कैसे? मतलब हम देखते हैं कि सरकार हज यात्रा के लिए व्यवस्था करती है, कुंभ मेले के लिए हजारों करोड़ का बजट देती है, अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा करती है। क्या ये पंथ निरपेक्षता का उल्लंघन नहीं है? देखिए, पश्चिमी चश्मे से देखेंगे तो ये उल्लंघन लगेगा, लेकिन भारतीय मॉडल में इसे सर्वधर्म समभाव कहा जाता है। अच्छा। राज्य धार्मिक गतिविधियों को सुविधा दे सकता है, बस शर्त ये है कि वह किसी एक पंथ के साथ भेदभाव न करे। वह अमरनाथ यात्रा और हज दोनों को सुविधा देता है। राइट, बैलेंस बना के रखता है। और एक और बात, अगर किसी धर्म में कोई कुप्रथा है, जैसे छुआछूत या 3 तलाक, तो राज्य उसमें सुधार के लिए भी हस्तक्षेप कर सकता है। मतलब राज्य का हस्तक्षेप धर्म को दबाने के लिए नहीं, बल्कि समाज सुधारने के लिए है। बहुत बढ़िया। बिल्कुल। अब तक हमने संप्रभुता, समाजवाद और पंथ निरपेक्षता समझ ली। अब आते हैं प्रैक्टिकल सवाल पर। ये सब करेगा कौन? देश का शासन कैसे चलेगा? प्रस्तावना में 2 शब्द एक साथ आते हैं, लोकतांत्रिक और गणराज्य। आम बोलचाल में हम इन्हें एक ही मान लेते हैं, लेकिन तकनीकी रूप से इनमें बहुत अंतर है। जमीन आसमान का अंतर है। देखिए, लोकतंत्र या डेमोक्रेसी का सीधा मतलब है शासन की शक्ति जनता के पास होना। अब ये 2 तरह का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। हाँ, भारत जैसे विशाल देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र तो संभव है नहीं कि हर कानून पर जनता वोट करे, इसलिए हमने अप्रत्यक्ष लोकतंत्र अपनाया है, जहां जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और वे कानून बनाते हैं। बिल्कुल। और दुनिया में इसके भी अलग अलग रूप हैं। भारत और ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था है, जहां प्रधानमंत्री प्रमुख होता है। अमेरिका में अध्यक्षीय व्यवस्था है, जहां राष्ट्रपति हेड होता है। और स्विट्जरलैंड जैसे देशों में बहुल कार्यपालिका है, जहां एक परिषद मिलकर सरकार चलाती है। हाँ, ये सब लोकतंत्र के ही अलग अलग स्वाद हैं। ठीक है, तो लोकतंत्र समझ आ गया। फिर ये गणराज्य या रिपब्लिक का क्या मतलब है? गणराज्य का मतलब शासन चलाने से नहीं है, बल्कि देश के सर्वोच्च पद से है। एक गणराज्य का सीधा सा मतलब है कि देश का राष्ट्राध्यक्ष कोई वंशानुगत राजा या रानी नहीं होगा। अच्छा, मतलब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। एग्जैक्टली। वो पद हमेशा एक निश्चित समय के लिए निर्वाचित व्यक्ति के पास होगा, चाहे चुनाव प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष। तो अगर हम दुनिया के देशों को इन दोनों पैमानों पर तौलें, तो तस्वीर बहुत साफ हो जाती है। जैसे ब्रिटेन को ही ले लें। हाँ, ब्रिटेन में लोकतंत्र तो बहुत मजबूत है। वहाँ की संसद जनता चुनती है,
लेकिन वो गणराज्य नहीं है। क्योंकि वहां आज भी राजा या रानी होते हैं। बिल्कुल, इसे संवैधानिक राजतंत्र कहते हैं। और अगर हम चीन की बात करें, वो तो खुद को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहता है। तकनीकी रूप से वहां कोई राजा नहीं है, वहां एक राष्ट्रपति होता है, इसलिए वे गणतंत्र होने का दावा करते हैं। लेकिन वहां चुनाव में सिर्फ एक ही पार्टी हिस्सा लेती है। तो जनता के पास कोई विकल्प ही नहीं है, मतलब वहां वास्तविक लोकतंत्र नहीं है। एकदम सही। और ब्रुनेई या सऊदी अरब जैसे देशों में तो पूर्ण राजतंत्र है। वहां ना लोकतंत्र है और न गणतंत्र। और फिर आते हैं भारत और अमेरिका जैसे देश, जहां ये दोनों मिलते हैं। हमारे यहाँ सरकार भी जनता चुनती है और राष्ट्रपति का पद भी चुना जाता है। बिल्कुल, कोई भी आम नागरिक अपनी योग्यता से भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। यही गणतंत्र की खूबसूरती है। बहुत खूब। अब गाड़ी सही चल रही है, लेकिन उसकी मंजिल क्या है? नोट्स के अगले हिस्से में बात आती है न्याय और बंधुता की। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। लेकिन जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है वो है सामाजिक न्याय, मतलब भेदभाव न होना। हाँ, और नोट्स में एक बहुत ही प्रासंगिक बात जोड़ी गई है कि समाज स्थिर नहीं रहता। न्याय की परिभाषाएं समय के साथ बड़ी होती हैं। बिल्कुल। नोट्स में साफ लिखा है कि आज के आधुनिक समय में इसमें सिर्फ धर्म या जाति नहीं, बल्कि LGBT और ट्रांसजेंडर समुदाय को भी सामाजिक न्याय के दायरे में रखा गया है। और यही हमारे संविधान की महानता है। सुप्रीम कोर्ट ने नवतेज सिंह जौहर केस या नालसा जजमेंट में जो फैसले दिए, वे प्रस्तावना के इसी सामाजिक न्याय का आधुनिक विस्तार हैं। कमाल है। अच्छा, न्याय के साथ साथ प्रस्तावना बंधुता या फ्रेटर्निटी की बात करती है, भाईचारा। लेकिन नोट्स में इसका एक डार्क साइड भी समझाया गया है। क्या हर तरह का भाईचारा देश के लिए अच्छा है? ये बहुत ही तीखा सवाल है। देखिए, सकारात्मक बंधुता वो है जो व्यक्ति की गरिमा और देश की एकता बढ़ाए। लेकिन अगर कुछ लोग आपस में एक गुट बना लें, उनका आपस में बहुत गहरा भाईचारा हो, लेकिन उस गुट का मकसद ही देश को तोड़ना हो, तो क्या संविधान उसे मानेगा? बिल्कुल नहीं, जैसे नक्सलवाद या खालिस्तान आंदोलन। एग्जैक्टली। इन चरमपंथी समूहों के भीतर एक तरह की बंधुता हो सकती है, लेकिन वो देश के खिलाफ है। इसीलिए संविधान ऐसी किसी बंधुता का समर्थन नहीं करता जो देश की अखंडता के लिए खतरा हो। तो ये तो हुआ प्रस्तावना का पूरा दार्शनिक ढांचा। अब आते हैं जमीनी हकीकत पर। अदालत की दुनिया में ये प्रस्तावना कानूनी रूप से कितनी पावरफुल है? देखिए, ये कानूनी लड़ाई बहुत ही रोमांचक रही है। 1960 में एक बहुत ही फेमस मामला आया, बेरुबाड़ी यूनियनवाद। सुना है इसके बारे में? इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही रूखा रुख अपनाया और साफ कह दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग ही नहीं है। अरे, इतनी खूबसूरत बातों को संविधान का हिस्सा क्यों नहीं माना? क्योंकि उस समय कोर्ट की अप्रोच बहुत ही टेक्सचुअल थी। उनका तर्क था कि प्रस्तावना सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है। जब आप एक्चुअल कानून लागू करेंगे तो आपको अनुच्छेदों पर निर्भर रहना होगा। अच्छा, मतलब ये कोई ठोस अधिकार नहीं देती? हाँ, लेकिन फिर 13 साल बाद 1973 में वो ऐतिहासिक केस आया जिसने पूरी दिशा पलट दी, केशवानंद भारती केस। ओहो, ये तो मतलब एक वैचारिक भूकंप था। बिल्कुल। 13 जजों की अब तक की सबसे बड़ी बेंच बैठी और उन्होंने 1960 के अपने ही फैसले को पलट दिया और माना कि प्रस्तावना संविधान का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। और यहीं से वो मूल ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत आया ना? एग्जैक्टली। कोर्ट ने संसद से कहा कि आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं, प्रस्तावना में भी कर सकते हैं, लेकिन आप संविधान के मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकते। अब लोकतंत्र को राजतंत्र नहीं बना सकते। हाँ, और ये मूल ढांचा कहाँ मिलेगा? इसके दर्शन उसी प्रस्तावना में होंगे जिसे 1960 में नकार दिया गया था। क्या बात है। और इसी शक्ति का इस्तेमाल करके 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया। हाँ, और प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये अब तक का पहला और एकमात्र संशोधन है। लेकिन देखिए, हर चीज की तरह इसकी भी कुछ आलोचना है। कुछ लोग कहते हैं कि ये अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से कॉपी किया गया है। आलोचनाएं तो लोकतंत्र का गहना है। एक बड़ी तकनीकी आलोचना ये भी है कि प्रस्तावना प्रवर्तनीय या इन्फोर्सेबल नहीं है। मतलब हम सीधे प्रस्तावना के आधार पर कोर्ट जाकर केस नहीं लड़ सकते? बिल्कुल नहीं। आपको मौलिक अधिकारों का सहारा लेना ही पड़ेगा। और एक आलोचना जो आज की पीढ़ी को बहुत प्रासंगिक लगती है, वो है 1991 के उदारीकरण के बाद समाजवाद शब्द पर सवाल। ये बहुत बड़ी डिबेट है। जब हमने विदेशी कंपनियों के लिए बाजार खोल दिए,
तो क्या आज प्रस्तावना में समाजवाद शब्द का कोई लॉजिक बचा है? देखिए, हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारा लक्ष्य एक कल्याणकारी राज्य था। आज भी सरकार मनरेगा, खाद्य सुरक्षा और मुफ्त स्वास्थ्य बीमा जैसी योजनाएं चला रही हैं। कॉरपोरेट से टैक्स लेकर गरीबों के लिए स्कूल, अस्पताल बनाना उसी समाजवाद का आधुनिक रूप है। वाकई ये पूरा सफर किसी थ्रिलर से कम नहीं है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इस पूरी चर्चा का 1 मिनट का संपूर्ण विश्लेषण कर दीजिए, तो आप क्या कहेंगी? अगर मुझे 1 मिनट में इसका पूरा एनालिसिस करना हो तो मैं बस यही कहूंगी, प्रस्तावना केवल कानून की किताब का पहला पन्ना नहीं है, ये 1947 के बाद से भारत की पूरी यात्रा का ब्लूप्रिंट है। ये दस्तावेज बताता है कि इस देश में शक्ति जनता के हाथ में है, यानी लोकतंत्र और गणराज्य। हमारा लक्ष्य सबका विकास है, यानी समाजवाद और न्याय, और तरीका सबको साथ लेकर चलने का है, यानी पंथ निरपेक्षता और बंधुता। बिल्कुल। आत्मा है। बहुत ही बेहतरीन और गहरा विश्लेषण। और इसी चर्चा के आधार पर मैं श्रोताओं के लिए आखिर में एक विचारोत्तेजक सवाल छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, जो प्रस्तावना तकनीकी रूप से किसी अदालत में सीधे तौर पर लागू नहीं की जा सकती, वही प्रस्तावना केशवानंद भारती केस में पूरे संविधान के मूल ढांचे को बचाने का सबसे बड़ा हथियार कैसे बन गई? बहुत गहरा सवाल है। ये सोचने वाली बात है कि कई बार सख्त कानूनों से कहीं ज्यादा ताकत एक स्पष्ट दर्शन और मजबूत विजन में होती है। बिल्कुल सही कहा। तो आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही। अगर आपको ये नोट्स आधारित विश्लेषण पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल और टेलीग्राम चैनल RS एग्जाम प्रेप को जरूर सब्सक्राइब करें और वहां से जुड़ें, जहां हम ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट लाते रहते हैं। सुनते रहिए और सीखते रहिए।